अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस रमज़ान क्या हम ये सोच रहे हैं कि कल्चर और रिलीजन कितनी अलग अलग सी बातें हैं? क्यों इतना मिक्स कर रखा है हमने कल्चर को और रिलीजन को? बहुत सी बातें कंफ्यूज कर देती हैं हमें कि इज़ इट अ रिलीजन और अ कल्चर। आज हम बात इसलिए भी कर रहे हैं, अपने बचपन की मैं बात करूं तो वहाँ हम ये देखते थे कि अगर हम मस्जिद गए हैं, बच्चे होते हैं थोड़े शरारतें भी समटाइम्स कर रहे होते हैं, सो डांट पड़ जाना, किसी का हम पे गुस्सा करना, या अक्सर ये भी होता था अगर आप किसी सफ़ में खड़े हैं तो फ़ौरन से एक बंदा आएगा आपको ऐसे हाथ से पकड़ के ना पीछे कर देगा। जस्ट इमेजिन अ किड जो कि बड़े शौक से बड़े प्यार से गया है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए टू हैव अ गुड टाइम इन मस्जिद, क्योंकि ज़रा आप सीख रहे होते हैं उस माहौल में, उसमें कोई आपको पीछे कर दे तो आप ज़रा इतना अच्छा महसूस नहीं करते। और हम बाहर क्या देखते हैं, स्पेशली अगर मैं सऊदी अरब की बात करूँ, हरम की बात करूँ, मस्जिद नबवी की बात करूँ, वहाँ पे आप देखें इट्स सो ब्यूटीफुल कि वहाँ पे चाहे मताफ़ है, चाहे और कोई स्पेस है, वहाँ बच्चे आप देखते हैं आराम से बैठे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। डिफरेंट जगहों पर हम देखते हैं ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी डेजिग्नेटेड जगहें बनी होती हैं, अपनी अपनी नमाज़ वहाँ पढ़ रही होती हैं। इनकरेज करते हैं बच्चों को, वो चाहे आपके बिल्कुल साथ आगे वाली सफ़ में ही क्यों ना हो। सो आज हमने सोचा हम इस पर बात भी करें कि बच्चों को जब हम लेकर जाते हैं मस्जिद में या ऐसी किसी भी गैदरिंग में जहाँ पे वो सीख रहे होते हैं, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आप ये क्यों सोचते हैं कि बच्चा अगर तो शोर करेगा, जिद करेगा, शरारतें करेगा? एक चीज़ ये कि हाँ, बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बच्चा उसको नादान है, अभी वो समझ रहा है, अभी उसको लेकिन अगर आपने वहीं पर उसको झंझोड़ दिया तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक डर खौफ पैदा हो जाएगा। वो दूसरी मर्तबा मस्जिद जाते हुए वो सोचेगा, उसका दिल नहीं करेगा शायद, अगर आपने उसको डांट दिया या झंझोड़ दिया उस टाइम पे। आप उस टाइम पे तहम्मुल का मुजाहरा करें, और उसके बाद ये चीज़ होती है कि आप बच्चे को तरीके से बैठ के एक चीज़ के फ़ायदा और नुकसान को समझाएं, या ठीक और गलत के बारे में बता सकें, या उसको ये बता सकें कि बेहतर तरीका ये है एक्ट करने का, क्योंकि बाज़ों का चीज़ें सही या गलत भी नहीं होती, एक डेकोरम होता है, उस डेकोरम के मुताबिक आपने उस बच्चे को बताना है कि ये आपने इस तरह से फॉलो करना। तो डिसिप्लिन बच्चों को करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर होती है, बट उसका एक तरीका भी होता है जिस तरीके को हमें माइंड में ज़रूर रखना है कि हमने अपने बच्चों के दिलों में नफरत नहीं भरनी किसी भी चीज़ के बारे में। सिर्फ रिलीजन की बात नहीं करी, ओवरऑल भी हम बात करें कि कोई भी चीज़ होती है ना, हम बच्चे से ग्लास गिर गया पानी का, आपने बच्चे को वहाँ पे शाउट कर दिया, बच्चा अगली दफ़ा अगर ग्लास तोड़ेगा वो आपको बताएगा भी नहीं कि मैंने ग्लास तोड़ा, क्योंकि वो डर जाएगा। पहली दफ़ा अगर आपने उसको तरीके से सिखा दिया कि अगर आप ऐसे ग्लास पकड़ो तो ग्लास नहीं टूटेगा, या समटाइम्स आप ये भी बताते हैं कि टूट क्या, इट्स ओके, आप जिंदगी में गलतियां कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उन गलतियों पर बैठे रहो, लेट्स मूव ऑन। एक तरीका होता है जिसके तरीके से आप डील कर सकते हैं। शुभ, आपने जो बात की ना कल्चर और रिलीजन वाली, कि हम नहीं समझते कि कल्चर और रिलीजन डिफरेंट चीज़ है। क्या ही खूबसूरत बात ये हो जाए कि हमारा कल्चर हमारे रिलीजन के अलाइंड हो जाए, कितनी खूबसूरती आ जाएगी। कितना हम जो बात करते हैं कि एक बेहतर मुआशरा हम वो क्रिएट कर सकते हैं, हम उसमें रह सकते हैं, हमारे बच्चे उस माशरे में बड़े हो सकते हैं, किसी को किसी से तकलीफ नहीं होगी, फिर किसी को आप जज नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात एब्सोल्युटली। एंड इट्स नॉट जस्ट कि हम बात यहाँ पे इस्लाम की कर रहे हैं, देखिए हम हर मज़हब की बात भी करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें जब हम मज़ाहिब की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ज़रा दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, वो देखें रमज़ान में कितना एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। जब उनके कोई त्यौहार आते हैं, उनके कोई मजहबी इवेंट्स होते हैं, तो इक्वली उनमें इन्वॉल्व होना, रिस्पेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। और ज़रा तब होता है जब आप वाकई एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे के मज़हब को, उनकी प्रैक्टिसेस को। एनीवेज नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, ज़बरदस्त मेहमान, और उनसे करेंगे गुफ्तगू। रहिए हमारे साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी ड्रिंक्स हैं, ऐसे कौन से खाने हैं, ऐसी कौन सी रूटीन है जिससे आप शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। हम अब मैनेज से ना रिवर्स की तरफ आ रहे हैं कि कैसे रमज़ान एक मौका देता है आपको कि आप अपनी शुगर को रिवर्स करें, बिलखुसूस इफ़ यू आर फॉलोइंग इन प्री डायबिटीज़, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको एज सून एज पॉसिबल रिवर्स करें। ज़ैनब गोंदल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बहुत से मामलात में वो ना जादुई रेसिपीज़ दे रही होती हैं, तो लेट्स हैव हर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक।
ज़रा भी एक बज़ है आजकल ना कि डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है विद योर लाइफ रूटीन, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ वाले, जिनको आप फिर पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच बताती हैं और सिखाती हैं? समटाइम्स तो करना पड़ता है कि करो ये। दैट्स ट्रू। शुगर या डायबिटीज़ जो है ना, ये वाहिद उन बीमारियों में से है जो रिवर्स हो जाती है और बड़ी स्पीड से रिवर्स हो जाती है। इसका जादुई टोटके नुस्खे ऑफ कोर्स हैं, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल चेंज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का नाम है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आपने डेली बेसिस पे हर खाने के बाद वॉक करनी है, ठीक है, तो आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, तो दैट इज सो ट्रू। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का प्रॉब्लम ये आता है, खाना खाना है और बस बिस्तर पे लेट जाना है। ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। हाँ। फिर उसके बाद मैं आपको कहूँ कि आपने अपनी अगर डायबिटीज को रिवर्स करना है तो आपने खाने के साथ शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। सही है। क्योंकि एक ग्लास जो शुगरी ड्रिंक है उसमें तकरीबन 6 से 9 चम्मच चीनी के होते हैं। इवन जो हमारी उसमें शुगर फ्री आ रही होती हैं या डाइट सोडाज आ रहे होते हैं, उनमें भी मौजूद होती है। उसमें एस्पार्मेट होता है, लेकिन स्टिल वो आपकी शुगर को स्पाइक देता है, बढ़ाता है और आपकी डायबिटीज को वर्सन करने में भी मदद करता कोई है। मीठा अगर आप बना रहे हैं, कोई डिजर्ट बना रहे हैं, उसमें भी आप 2 चम्मच ऐड कर देते होंगे, लाइक 2 या 3 चम्मच। हाँ, ये तो ज्यादा एक होता ड्रिंक है। अगर आप पी रहे हैं सिर्फ 6 से 9 चम्मच चीनी आप कंज्यूम कर रहे अच्छा, साइंस ये कहती है कि अगर आप इतनी चीनी खा रहे हो एक टाइम पे तो आपको वॉमिट करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो ऐसा उसमें क्या है जो आपको वॉमिट नहीं करने दे रहा? आप अगर अभी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक ग्लास में 6 चम्मच चीनी डालें, लीस्ट पे हम चलते हैं और आप उसको पिएं, उसका टेस्ट क्या पैथेटिक होगा, आप कभी नहीं उसको पी क्यों सकेंगे। पी रहे हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसमें इतने चीनी है? क्योंकि हम लोगों ने ना अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है, अगर मैं ये सफेद बोतल पीऊंगा या पीऊंगी तो मेरा खाना हजम हो जाएगा। नहीं, वो डकार आते हैं ना, जिसके बाद सारों को लगता है कि खाना हजम हो रहा है हमारा। अच्छा, खाना वो हजम होने के नहीं होते, मुझे लगता है वो किसी और ही चीज के होते हैं। वो कोई आप बजर बजता है आपके अंदर से। देखिए, खाना हजम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो, खाना हजम हो जाएगा। आप उसके बाद अजवाइन का इस्तेमाल कर लो खाने के, खाना हजम हो जाएगा। खाना खाओ ही उतना जो आपके लिए आसानी से हजम हो जाए। अब शुगर बेसिकली होती क्यों है? मीठा खाने से मैं नहीं समझती कि डायबिटीज होती है। मीठा बाद में ट्रिगर जरूर करता है डायबिटीज को, लेकिन इवेंचुअली जो बेस है ना, वो मीठा नहीं है। लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल है। आपकी टेंशन है, आपका स्ट्रेस है, आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, आपके शुगर स्पाइक्स हैं। हमारा एक ट्रेंड है, वो ये है कि हर थोड़ी देर बाद हम थोड़ा थोड़ा खाते चले जाते हैं। जब हम वो खाते हैं ना, हर बार शुगर स्पाइक होती है, हर बार शुगर नीचे आती है, फिर हम 2 घंटे बाद खा रहे हैं, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, और 2 घंटे बाद हम खा ये नहीं रहे कि हम फाइब्रस फूड्स खा रहे हैं तो शुगर की स्पाइक यहाँ तक जाएगी। हम खाते हैं मीठे में, ब्रेड्स खा रहे हैं, रस खा रहे हैं। अभी खाना खाया, शुगर स्पाइक हुई, शुगर अभी बेचारी वापस ही आ रही थी, हमने चाय बिस्किट ले आए, वापस चली गई। फिर शुगर बेचारी नीचे आई थी, कोई फ्रूट जूस ले लिया हमने, फिर वो बेचारी नीचे आ रही थी, फिर हम ऊपर। हम प्रॉपर उसको नीचे आने ही नहीं दे रहे। हमने तो उसको बेस लेवल पे रखना था ताकि हम उसको ट्रीट कर पाते। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना बॉडी में, वो बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि हम वो शुगर का स्पाइक नीचे ही नहीं आने दे रहे। तो शुगर बेचारी मैनेज ही नहीं हो रही। वो क्या करे, अपने आप को किस तरह से बैलेंस आउट करे? जब वो बहुत ज्यादा हाई रहती है तो आपके सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपने शुगर खाई, वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है, ब्लड स्ट्रीम में आपके माइटोकॉन्ड्रिया, बायो याद आई 9th-10th में पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया अपने डोर्स क्लोज कर देता है। वो कहता है कि हमें और नहीं चाहिए, सेल्स कहते हैं हमें नहीं चाहिए, मसल कहते हैं हमें नहीं चाहिए, टिश्यूज कहते हैं हमें नहीं चाहिए, वो सब अपने डोर्स बंद कर लेते हैं। बाय द एंड होता क्या है, वो फैट डिपॉजिट होता चला जाता है। फैट डिपॉजिट होता है तो हम फिर से चीनी खाते हैं। अभी हमारी पिछली जो शुगर थी वो ही जाके स्टोर हो रही थी कि मैं कहाँ पे स्टोर हूँ, क्योंकि आपके ब्रेन ने ये इफेक्ट दे दिया, अब मुझे शुगर नहीं चाहिए। वो जाके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्टोर होनी शुरू होगी, जिससे हम अक्सर कहते हैं ना कि इसकी बॉडी का फैट बड़ा ढलका हुआ, लटका हुआ है, या साइड बल्जेस बहुत हैं, लव हैंडल्स हैं। वो यही इश्यूज आ रहे होते हैं कि आप इतना अनअप्रोप्रिएट आपका पैटर्न होता है खाने का कि वो चीजें बार बार डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो रही होती हैं। अब स्टोरेज तो हमें समझ आ गई कि हम बार बार खा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। सही। अब मीठा खाना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी ने बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करने हैं जिसके लिए उसे मीठा चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाइट मीठा नहीं चाहिए, सफेद चीनी नहीं उसे चाहिए।
उसे वो चीनी चाहिए जो आपकी रोटी से आ रही है, उसे वो चीनी चाहिए जो आपकी खजूर से आ रही है, किशमिश से आ रही है, वो चीनी चाहिए। शुगर पेशेंट्स में सबसे पहला तो जो चेंज उन्हें अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए वो ये चाहिए कि जो आटा हम इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे सफ़ेद आटा जिसमें कोई फाइबर नहीं है, कोई चोकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको अपने घर से बाहर रखा है। बिल्कुल ठीक है। आप अपना मल्टीग्रेन आटा जो है उसको इस्तेमाल करो, या एटलीस्ट फाइबर वाला आटा जो है उसको चक्की वाला आटा इस्तेमाल चक्की वाला आटा इस्तेमाल करो। अगर स्टिल शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो मल्टीग्रेन पे आप स्विच कर लो। और मल्टीग्रेन आटा आपको किसी ब्रांड से खरीदने की जरूरत चक्की नहीं से है, मिल जाता है, चक्की से खरीदे, हाँ, मिक्स करके खुद दे देते हैं। बनाए। मकई का आटा ले लो आप, चनों का ले लो, बेसन ले लो, उस सारे को मिक्स करो और खुद खाओ। और उसी आटे के अंदर थोड़ा सा अश्वगंधा और थोड़ा सा मोरिंगा ऐड ऑन कर दें, ओके। जो आपको कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स भी देगा और आपको बीमारी से बचाने में मदद भी करेगा। अच्छा, रोटी में मैंने देखा आटे में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिक्स की जा रही होती हैं। अक्सर लोग करते हो कहते हैं अच्छा अपने न्यूट्रिएंट्स यहाँ से हम पूरे कर लें किसी ना किसी तरीके से। फ्लेक्स सीड्स बहुत सी, और आप बहुत पाउडर सारी ऐड कर रहे हो। अलसी ऐड हो रही होती है, अजवाइन ऐड हो रही होती है उसके अंदर। बस नमक ना डालें उसमें, क्योंकि शुगर से बचते बचते हार्ट के पेशेंट ना बन जाए। You never know। लेकिन आपने बड़ा BP अच्छा कहा मोरिंगा, बिकॉज द अदर डे वी वर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट दिस मोरिंगा थिंग। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप आटे में मिक्स ही कर दें, पूरा घर खाएगा आराम से, बिल्कुल, पता भी नहीं चलेगा मोरिंगा जा रहे और हैं। मजे की बात है बच्चों को, हाँ बच्चों को आप बचपन से ही खिलाना शुरू करेंगे तो उन्हें ये आइडिया ही नहीं होगा कि ये टेस्ट किस चीज का है, और उनकी एक प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी कि हमने ऐसे ही हमारी तो रवायती रोटी जो है ना, जब तक मतलब उस एक हमारा माइंडसेट है ना जिसको चेंज करने की बहुत जरूरत है, जो ये हैबिट से इनको बदल दो। रोटी वाला माइंडसेट तो वाकई में चेंज करना चाहिए, वाकई करना सही चाहिए। बात है। पूरी दुनिया में कहीं रोटी नहीं खाई जाती, पूरी और दुनिया यहाँ बात में क्या होती है, किधर जा रहे हो, रोटी रोटी खाने जा खाने। रहे हो। नहीं, अच्छा, यहाँ पर स्नैक अलग खाया जाता है, उसके बाद कहते हैं अभी तो रोटी नहीं खाई हुई। हाँ हाँ, यहाँ तो वो रोटी पिज्जा से- हैवी खाने के बाद रोटी की तो रोटी गुंजाइश की है। चावल खाने के बाद लोग कहते हैं अभी तो रोटी खाएंगे, बर्गर खाने के बाद लोग कह रहे होते हैं अभी तो रोटी खाएंगे ना। लाइक अच्छा, इवन आप देखें ना, जब आप किसी को दावत पे बुलाते हैं या दावत पे जाते हैं, तब वहाँ पे राइस भी है और रोटी पे, तो आप दोनों से खाते हैं फिर। जी जी ओके। अब ऐसे उसके बाद मीठा भी खाते हैं। मीठा भी Sorry? खाते हैं। ये जो थोड़े थोड़े करके कहते हैं हम, जो पोर्शंस में खाते हैं, हम एक साथ ज्यादा मील नहीं एक खाते। प्लेट राइस खा लिए, 2 रोटियां पोर्शंस में खाएंगे। नहीं, बेशक थोड़ा खा रहे होते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी, जैसे आपने बताया ना 2 घंटे बाद, हाँ। एक होता है कि आधे घंटे बाद 1 घंटे का गैप देके थोड़ा थोड़ा खा रहे होते हैं। क्या ये ठीक आइडिया होता है खाने का? कि वो कहते हैं हमारा वेट इसलिए गेन नहीं होता क्योंकि पहला हजम हो जाता है, कोई काम कर रहे होते हैं, देन फिर दूसरा अच्छा, portion लेते आइडियली हैं। हम जो आज से 5-7 साल पहले रिसर्च पे बात करते थे, वो रिसर्च वाकई ही ये कहती थी कि आप हर 2-2 घंटे बाद अगर खाना खाते हो, मील्स का गैप लेके खाते हो, तो आपका वेट लॉस होता है। जो रीसेंट रिसर्चेज हैं 2024, 25 और 26 की, वो ये कहती हैं कि अगर आप इतने फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हो तो आपके शुगर स्पाइक्स नीचे नहीं आते, जिसकी वजह से आपको भूख लगती ही नहीं, आपके पेट को एहसास ही नहीं होता कि उसने खाना डाइजेस्ट कर लिया। यदि वो एवरी टाइम आपका जो है ना वो स्टमक प्रोसेसिंग में होता है। Okay. क्योंकि सिर्फ ये हमें लगता है हमने खाना खा लिया, वी आर डन, उसके बाद बॉडी का काम स्टार्ट होता है। आपका मुंह से खाना जाना है, आपके एसोफेगस से, आपके खाने के पाइप से आपके स्टमक में जाना है, स्टमक में HCl रिलीज होना है, उसने कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस करके उसको डाइजेस्ट करना है, आपके पैंक्रियाज ने एक्टिवेट होना है, उन्होंने उसको जो है वो स्प्लीन ने और उन्होंने सप्लाई करना है, उसके बाद उसने आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है, डिविजन होनी है, फिर ब्रेकडाउन हो के आपके ब्लड स्ट्रीम में जाना है, जो भी आप खा रहे हो। सो इट्स योर डिसीजन कि आप अपनी बॉडी को क्या देना चाहते तो हो। बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल रही ना। रेस्ट नहीं मिल रही, और उससे भी आप सिर्फ इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, गाड़ी है, आप उस पर कौन सा पेट्रोल डलवा रहे हैं, आपके इंजन के क्या हालात हैं। अब आप ये कहो कि मैं हर रोज पेट्रोल जो है वो चेंज करूं और रोज का मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, तो गाड़ी बेचारी के क्या हालात होने शुरू हो जाएंगे। आप बजाय इसके कि एक ही जगह से टैंक फुल करा लो और आप उसको चंद दिन चला लो और डेली बेसिस पे आप उसमें ऐड ऑन करो, वो एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। तो आपने अपनी बॉडी को ये तो ट्रेन कर लिया कि जी मैंने, अच्छा ये नहीं हम कह सकते कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। मैंने लिटरली HbA1c जो शुगर का टेस्ट होता है उसमें 9.9, 9.6 से लोगों को 5.4, 5.3 पे आते देखा है। और सिर्फ चेंजेस क्या हैं, रोटी अपनी ठीक कर लो, वॉक लाजमी बनाओ और उसके साथ कोई भी एक्सरसाइज लाजमी करें। चंद चीजें, अब मुझे पता है आप कहेंगे कि कुछ ऐसी भी बताओ, कोई चीट मील हमें दो लो अंदर। जरूरी है। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं ना HbA1c वाली चीज, मैं अपने फादर की एग्जांपल माशाल्लाह में देती हूँ। उसमें माशाल्लाह एक चेंज किया, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज। मैं बताऊँ, मेरी अम्मी ने ये किया था कि बहुत टाइम से जब उनको शुगर डायग्नोज हुई, और वो खैर हमेशा से अर्ली डिनर होता था, बट 6 से 7 के दरमियान
7 तो बहुत लेट है हमारे घर में खाना रात का। जबरदस्त। 6 से 6:30 के दरमियान मेरी अम्मी ने रूटीन बनाई हुई है कि हमारे घर We में are सब done. खाना खा लेते हैं। Very 6:30 के बाद या मैक्सिमम 7 के बाद हमारे घर में खाना नहीं खाया जाता। मेरी अम्मी की शुगर कंट्रोल होगी, ये टेस्ट करवाया, उनकी शुगर वो बिल्कुल प्री Reverse हो डायबिटिक में फॉल करने लगी, और मेरे फादर भी प्री डायबिटिक में, हालांकि डायबिटीज उनकी अच्छी खासी बढ़ गई थी। एक सिंपल लाइफस्टाइल चेंज, दैट्स इट। अच्छा, मुझे बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हर टॉपिक में इंटरेस्ट होता था, वाहिद डायबिटीज थी जो मुझे कभी पसंद नहीं आती थी। आई एम सीरियस, मुझे नहीं पसंद था कि मैं इसको पढूं, इस पे रिसर्च करूं। जब मेरे फादर को डायग्नोज हुआ कि ही इज इन प्री डायबिटीज, ओके, मुझे तो अलार्मिंग सिचुएशंस थी कि ये क्या है। और ये लिटरली को 5 साल पुरानी बात है। मैंने इस पे दुनिया का जो रिसर्च पेपर था ना वो पढ़ लिया Nice. कि ये तो ठीक हो के रहेगी, ये तो नहीं हो सकता कि पापा इस चीज के साथ सफर करेंगे। तो आई मेड हिम डू एवरीथिंग। एवरीथिंग में क्या क्या चीजें थी जो मैंने तब की और अब मैं क्या कर रही हूँ, आई लेट यू नो। प्लीज। जो डाइट प्लान में चेंजेस करनी है वो तो होनी ही चाहिए। डाइट में हम ये नहीं कह सकते कि मैं खाऊं सब कुछ और शुगर मेरी कंट्रोल हो, ये नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। सबसे पहली चीज जो मैंने तब इनकॉर्पोरेट की, आप आज भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और बड़ी मजे की होती है, कोई इसमें वो नहीं होता। और मजे की बात है, मैं अपने पापा का साथ देने के लिए खुद भी वो साथ करती थी। हालांकि मुझे वो प्रॉब्लम्स नहीं थे, स्टिल मैं करती थी। रात को आपने क्या करना है, भिंडी जो हमारी होती है लेडी फिंगर, उसका सर पाँव कलम कर दें, ठीक है। उसको अंदर से 4 पीसेस करें और रात को पानी में डिप करके रख दें। ठीक है। सुबह वो एक जेल बन चुकी होगी, आप भिंडियां निकाल के साइड पे रख दें, उस पानी को आपने कंज्यूम करना है। ओके, 3-4 मंथ्स के अंदर अंदर आप डिफरेंस देखोगे कि आपकी शुगर में कितना चेंज आया है। ओके। लेकिन प्लीज साथ वॉक, एक्सरसाइज, हाँ, वो एडिशनल चीजें करनी है आपने। जरूर करें, ये ना नहीं करें पेस्ट्रीज खाई जा रही हैं और एग्जैक्टली और कहते हैं हम तो भिंडी का वाला शरबत पी रहे हैं। वो अच्छा, दुनिया में सिर्फ 3 चीजें हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक, हो सकता है और भी हो, जो जेल की फॉर्म में अवेलेबल हैं। एक फ्लैक्स सीड्स जो है वो जेल बनाता है, विच इज अ नेचुरल बोटॉक्स, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए अमेजिंग। जिसने यंग रहना है वो जरूर लगाए, खाए, जरूर करे। नंबर 2 एलोवेरा, और नंबर 3 आपकी जो भिंडी की वो जिसको हम लेस भी बोल रहे होते हैं, दैट इज अमेजिंग फॉर योर हेल्थ। आप अगर उसको खाते हो और इवन स्किन पे भी लगाते हो तो बहुत अच्छी हो जाती है स्किन उससे। नंबर 2 जो आपने खाने में ऐड ऑन करना है वो आपने ये करना है कि कद्दू का जूस आपने पीना है। कद्दू का जूस। कद्दू का जूस मजे का होता है, मजे का टेस्ट है। जस्ट डोंट इमेजिन ना कि कद्दू है। अच्छा, कद्दू का रायता तो बहुत मजे का होता है। एग्जैक्टली, मैं ये कहने लगी थी, जब आप जाती हैं एक रेस्टोरेंट का नाम मैं अभी ब्रेक में बताती हूँ, वहां पे जाके जब आप बैंगन का रायता ऑर्डर करके खाती है, वहां पे तो बड़ा मजे का लग रहा है। आई बेट किया होगा, खाया होगा, ये नहीं हो। और इंटरनेशनल लेवल पे वो रेस्टोरेंट है। हाँ, और लोग उसको बड़ा मजे का, वो बैंगन की डिशेस काफी सारी हैं वहां पे, हम उसको बड़ा इंजॉय करते हैं। हमारे मसला वो है ना कि एक आवाज आती है, अच्छा रेस्टोरेंट आके भी सब्जी खानी है। वो सब्जी बड़ी मजे की है, मेरी बड़ी फेवरेट है। ये हम ब्रेक में पूछेंगे आपसे, मैंने से भी दोनों ने हम दोनों ने ट्राई नहीं की, हम ट्राई करेंगे। आप कीजिएगा अब। अच्छा, कद्दू का जूस बनाना है कैसे? आपने सिंपल उसको स्क्रैप ऑफ करना है, ऊपर से जो उसका वो छिलका सा है वो रिमूव करना है, उसका भी सर पाँव उतार दें। ठीक है। उसके बाद उसको ब्लेंडर में डालें। प्लीज जूसर्स अपने घर से बाहर रखाएं, कहीं पे जाके दे आए। ब्लेंडर में कद्दू डालें, पानी डालें। अगर बहुत लगे कि जी इसका टेस्ट ब्लैंड है, ब्लैंड होता है, कोई टेस्ट नहीं है, ना मीठा ना नमकीन, थोड़ा सा नमक ऐड ऑन कर लें उसमें, बिल्कुल हल्का सा, और इसको डेली बेसिस पे पिए। लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि अपना ग्लूकोमीटर हर वक्त पास रखें, अपनी शुगर को चेक करते रहें, क्योंकि इससे इतनी स्पीड से मैंने लोगों में चेंजेस आते देखे हैं कि विद इन अ वीक उनके अच्छे खासे लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। 300-400 जिनकी डेली आ रही होती है, वो 150-125 में फॉल इन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या करता है कद्दू? ये कद्दू वही बात जादू है, करता है। साइंस ठंडा गर्म नहीं मानती, लेकिन इवेंचुअली उसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी की तरफ होती है। तो आप ठंडा पानी और वो चीजें यूज ना करें, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप उसको यूज करना शुरू करो। बहुत सारे लोग रमजान में ना ये भी चीज सफर कर रहे होते हैं, डायबिटीज वाले, मेरे से रोजा नहीं रखा जा रहा, और वो इतना इस चीज को फील और गिल्ट में जा रहे होते हैं ना। तो मेरा ख्याल है अगर आप ये करते हो तो शायद आप आराम से मैनेज कर लेंगे, कुछ रोजों को भी रख सकेंगे और मैनेज कर लेंगे। और ज़ाहिर है उसके लिए बेहतर है कि आप अभी आप तो ज़रा कुछ रोज़े गुजर चुके हैं, लेकिन हाँ आहिस्ता आहिस्ता इसको ट्राई करें, देखें अपनी बॉडी में चेंजेस, और जिस तरह आपने ग्लूकोमीटर पास रखें, मॉनिटर करें अपनी शुगर को, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, कद्दू के अलावा और चीज़ें जो कि हमें खाने में ऐड करनी चाहिए, प्लीज़ डू सजेस्ट दैट।
सबसे पहले तो ये कि अपनी चाय में चीनी बंद कर दीजिए। वो तो बहुत ज़रूरी है। वो लोग कहते हैं कि हम मीठा छोड़ देंगे लेकिन चाय में चीनी नहीं छोड़ेंगे, और चाय दिन में 3 से 4 कप पी रहे होते हैं तो 3 से 4 चम्मच चीनी आप पूरे दिन में ले रहे हो। सही बात ये है। हमें समझ ही नहीं आ रही होती। फ्रूट्स में लोगों को लगता है कि जी हम शुगर के पेशेंट हो गए हैं तो हम कोई फ्रूट नहीं खा सकते। प्लीज सारे फ्रूट्स खाएं, क्वांटिटी उसकी मैनेज करें। अगर आप फ्रूट चाट खा रहे हो और उसके अंदर आपने पूरे बोल में आधा केला डाल लिया है तो वो केला आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर आप ये कहो कि फ्रूट चाट में है ही सिर्फ केला, तो फिर काम खराब है। तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, आप थोड़ा बहुत अगर खाओ, आगे मैंगोज आ जाएंगे, आप उसको एंजॉय कर सकते हो, लेकिन इतदाल के साथ। बिल्कुल सही बात है। पीच आपका फेवरेट फ्रूट होना चाहिए। जब आपके हर टाइम, मुझे ये लगता है बेड साइड टेबल पे जहां आप बैठते हो सारा दिन, वहां पे पीच हर टाइम होना चाहिए। जैसे आपको लगे मेरी शुगर जो है वो ड्रॉप होने लगी है, फौरन से और हम आड़ू देखे छीलिए और खा हैं लें। शुगर पेशेंट्स पीच का इस्तेमाल कर भी रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखें ना, क्योंकि कुछ अर्से से हम बहुत ज़्यादा इस पर बात करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, रिसर्चेस हो रही हैं कि इट्स इजी टू रिवर्स योर डायबिटीज़, लेकिन वो कैसे होगी उसके लिए थोड़ा सा दिल को पहले समझाना पड़ेगा कि आपने क्या चीज़ निकालनी है, क्या ऐड करनी है। ख्वाहिशात को आपने नहीं, ख्वाहिशात तभी होती है आपकी हैबिट ज़्यादा होती है। हाँ, नहीं खाएं सब कुछ, लेकिन इत्तेदाल के साथ। जो ज़ैनब ने बात भी की थी। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन किया आपने। हम छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर ने हमें ज्वाइन किया है। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। जिस तरह से वो माशाल्लाह, वो तस्वीर हो, वो वीडियो हो, वो ड्रोन फुटेजेस हो, वो कंटेंट हो, वो इंस्टाग्राम हो या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त उनकी फॉलोइंग है, कुछ उनके ऐसे क्लिप्स, कुछ ऐसा उनका कंटेंट है जिस पे ज़ाहिर उनकी रीच माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो रीच इतनी अच्छी होती है, किसी का कहीं पर पहुंच जाना, उसके पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक मेहनत होती है और एक पूरी जर्नी होती है। वो जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, आज हम वो इसलिए भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों से इंस्पायर तो हो रहे होते हैं, बट उन्हें ये नहीं मालूम होता कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो वो जो इस सवाल होता है ना कि चाहे हम क्या करें या हम कैसे कर सकते हैं, हम डिजिटल स्पेसेस में अपनी जगह कैसे बना सकते हैं, सो आज हम इस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। फ़हद हनीफ ने हमें ज्वाइन किया है। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। आप ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फ़हद, रमज़ान अच्छा गुजर रहा है? कैसे? जी बहुत अच्छा गुजर है। इस्लामाबाद से हैं आप, राइट? जी इस्लामाबाद से। कितना फ़र्क है आपके रमज़ान और बचपन के रमज़ान में? बचपन का रमज़ान तो या बचपन चल रहा है मेरी तरह आपका भी? नहीं, बचपन तो ख़त्म हो गया, लेकिन बचपन का जो रमज़ान था वो हमेशा से ना, मतलब जिससे भी आप पूछेंगे ना वो अपने बचपन की स्टोरी सुनाएगा। ऐसा ही है। मैं तो बचपन में मेरे कज़न्स होते थे साथ, तो हम लोग जाते थे तरावियों के बहाने और साथ पढ़ के भाग जाते थे। ओके। और उसके अलावा वो जो उस ज़माने की नातें थीं और वो सब कुछ, वो इतना, वो वाइब इतनी अच्छी थी कि मतलब अभी भी वो छप गई है दिमाग। अच्छा, वो हम सबके शायद माइंड्स में ना ये है कि वो 8 तरावियाँ पढ़ी और फिर आ गए ना कि वो 8 पढ़ ली हैं। 8 पढ़ ली। हाँ, पूरी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हम थक जाते थे। लेकिन बड़े कनेक्टेड थे। खैर, कनेक्शन तो अब भी अल्लाह और इंसान के दरमियान है, जो भी मामलात होते हैं। तो आई रियली होप कि अब भी हम उस तरीके से चीज़ों को एंजॉय करें। मैं ये कहूँगी या कि अपने ना अपने तरीके सबसे से मुश्किल है। अपने तरीके से करें, क्योंकि मसरूफियात बहुत बढ़ जाती हैं। अच्छा फ़हद, आपकी मसरूफियात भी अच्छी खासी होती होंगी, फोटोग्राफी, एंड देन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे आपके इंस्टाग्राम से लगी वो आपका बायो था कि पाकिस्तान को प्रमोट आप कर रहे हैं और उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी। एक्चुअली मैंने ये स्टार्ट 2018 में किया था। ओके। और उससे पहले जब मैं मतलब वीडियोस वगैरह देखता था, ऑब्वियसली बंदे के अंदर जो चीज़ होती है पता नहीं होता उसको कि ये है आपके पास। तो वो 2018 में उभर के आना स्टार्ट हुई। उससे पहले मेरे पास छोटे छोटे फ़ोन होते थे, भाई का फ़ोन उठा लिया, वीडियोस बना ली, पिक्चर्स बना ली, बट आई डिडंट नो कि यार ये मेरे में है। तो जब 2018 में मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया तो उस मतलब आहिस्ता आहिस्ता करते करते मुझे पता भी नहीं चला ये टाइम इतना ओके, टाइम यहाँ तक पहुँच गया। जी ऐसे। लेकिन हम हर कंटेंट क्रिएटर को या जिसकी जर्नी में हम देखते हैं कोई तस्वीर या वीडियोस होती हैं, कोई एक वीडियो या एक तस्वीर या एक मोमेंट ऐसा ज़रूर होता है जिसमें वो कहता है कि यार दैट वाज समथिंग जिसने मेरे उस ग्रोथ को ना यूं एक हाइक दी थी, स्पाइक दी थी। व्हाट वाज दैट मोमेंट इन योर जर्नी? एक्चुअली 18 में जब मैंने ये स्टार्ट किया तो माय सिस्टर शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया,
तो वो जो बहन भाई होते हैं कुछ जो बड़े हैं वो मुझे हमेशा डांटते रहते थे, क्या घूमता रहता है तू। और जो वो बहन थी शी न्यू, तो उसने मुझे उस टाइम ना ड्रोन परचेज करके दिया। ओके। अब मैंने जब ये स्टार्ट किया तो शुरू से मुझे हमेशा से ना डार्क फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं डार्क पिक्चर्स एडिट करता रहता था, पहले मेरे पास जब चीज़ें नहीं भी थी तब भी। अब हुआ क्या कि इसी तरह बारिश का मौसम था, बारिश मुझे बहुत पसंद है, मैं निकला बाहर। ब्लू एरिया से पहले 0 पॉइंट पे एक अंडरपास बना है, बिल्कुल। तो वो आई गेस 21 में वो बना था। Okay. तो मैं निकला अपने दोस्त के साथ था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है, तो Okay. मैं ना पिक्चर लेता हूँ। यानी वो उस दिन ओपन हुआ था। जी एक दिन पहले ओपन हुआ Okay. था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये एक नया अंडरपास भी बन गया। ठीक है। मोस्टली लोगों को नहीं पता था कि कैसा लगता है। और ये मैंने ड्रोन उड़ाया, मैं ऊपर ले गया, कोई तकरीबन 400 मीटर पे जाके मैंने पिक्चर ली। ओके। अब उसमें फैसल मस्जिद, सेंटोरस, वो अंडरपास, आगे जो ब्लू एरिया वाला पुल है एंड मार्गला हिल्स। एंड मार्गला हिल्स, वो सब कुछ था। ऊपर स्काई को भी मैंने मतलब वो पिक्चर ऐसे ली कि ये सारी चीज़ें कवर हो रही। राइट। मैं ऑफिस गया, तो मैंने ड्रोन मेरे पास ही था क्योंकि, तो मैंने मेमोरी कार्ड लगाया, एडिटिंग स्टार्ट की। अब मैंने ना वो डार्क क्योंकि मुझे पसंद थी, तो मैंने एक लट बना के रखा हुआ था एडिट करके। मैंने उसको जैसे ही पेस्ट किया तो मेरे साथ 2 दोस्त बैठे हुए थे। मैंने कहा यार ये देखो कितना डार्क हो गया, तो मुझे कहते नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, आप ना इसी को पोस्ट करो। मैंने कहा अच्छा चलो सही है, मैं कर लेता हूँ पोस्ट। मैंने पोस्ट किया, ब्रेक के टाइम 1 बजे हुए थे, तो अब मुझे तो कुछ पता नहीं, वो पोस्ट हो गया। किसी ने फॉलोअर्स कितने थे उस वक्त आपके? इट वाज अप्रोक्सीमेटली 1800। ठीक है। मैंने वो पोस्ट कर दिया। अब कुछ शाम हुई तो मुझे नहीं पता, किसी ने ट्विटर पे उठा के एक ऊपर लिख दिया कि इज़ दिस इस्लामाबाद और समवेयर आउट ऑफ द वर्ल्ड। ओके। तो अब वो ट्विटर पे वायरल, ओके। और मैं ट्विटर पे हूँ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मेरी एक दोस्त ने मुझे कॉल की, उसने कहा यार फ़ाद किधर हो तुम? मैंने कहा मैं तो अभी ऑफिस से बस निकला हूँ। तो उसने कहा तुम तो ट्विटर पे वायरल जा रहे हो। उस पिक्चर पे आपने अपना लोगो नहीं था मेरा, लोगो नहीं था? नहीं था मेरा, क्योंकि मेरी इंस्टा पे पोस्ट थी, उस दोस्त ने वो ट्विटर पे एक्टिव थी, उसने देख लिया, उसने मुझे बताया कि ओके भाई यू आर वायरल ऑन ट्विटर। अब हुआ क्या कि जब वो वायरल हुई तो कराची से किसी बॉय ने नीचे कमेंट कर दिया, भाई इतनी एडिटिंग कर रहे हो तो बैटमैन बिठा दो फैसल मस्जिद पे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की लड़ाई शुरू होगी। ओके। और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने भी उसको पोस्ट किया हुआ अपनी स्टोरीज़ पे। और अब वहाँ से, क्योंकि जो मेरे जानने वाले थे, जब मैंने उनको बताया, उन्होंने ट्विटर पे देखा, उन्होंने मुझे टैग करना स्टार्ट किया। अच्छा। इंस्टा के लिए, ओके। मेरे इंस्टा के हैंडल को। अब लोग आना स्टार्ट हो गए, मुझे फॉलोइंग आना स्टार्ट होगी। और मैं देख रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। तो कोई तकरीबन 3-4 हज़ार फॉलोअर आया मेरे पास एक दिन में। ट्रोल भी हो रहा हूँ मैं, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची सब लड़ पड़े हैं आपस में। पिंडी और इस्लामाबाद एक साइड पे हो गया, लाहौर जो है वो मिड में घूम रहा था कहीं, और कराची जो है वो ट्रोल कर रहा था। अच्छा। अब वो जब एकदम से इतने ज़्यादा फॉलोअर्स आए तो मेरे लिए तो बहुत एक नई चीज़ थी, एंड आई फेल्ट सो गुड अबाउट इट। तो वो पॉइंट था। और उसके बाद फिर मैं अभी देख लें 2026 स्टार्ट हो गया, मैं रुका नहीं हूँ उस तक। माशाल्लाह। अच्छा, कितने टाइम में, कितने दिन में कितने फॉलोअर्स थे? 1800 से कितने हुए? वो 1800 से तकरीबन 4000 प्लस चले गए थे। तो एक रील से, आई मीन इट्स ह्यूज ना, ऑर्गेनिक पिक्चर से, फॉलोअर्स, एक पिक्चर से, तो जी। देखें ऑर्गेनिक फॉलोवर थे। ऑर्गेनिक फॉलोवर्स, मैं बीच में बहुत ज़्यादा और भी वायरल होता रहा। एक टाइम पे फॉग आई हुई थी, 2023 की बात है, तो बिल्कुल सेंटोरस से नीचे, I remember that. यस, सेंटोरस से नीचे थे सारे बादल। Yes. एंड वो 1-2 और फोटोग्राफर थे, मैंने उनकी पिक्चर्स देखी। अब उन्होंने 2 दिन पहले लगाई हुई थी, मैंने वो आके ड्रोन उड़ाया। अब नीचे तो सब धुंधला था, ड्रोन में ऊपर ले गया, जैसे ऊपर लेके गया तो सारी बिल्डिंग्स की वो टॉप फ्लोर्स नजर आ रहे हैं। बहुत वायरल पिक्चर्स हुई थी वो भी। जी जी जी, तो वो भी इंस्टा पे बहुत वायरल हुई। आई होप तब जंग नहीं हुई कि 2 शहरों की। तब जंग नहीं हुई थी। वो इतना देखिए, हेट तो कहीं ना कहीं छोटा मिलता रहता है। हेट आई वुड से इट्स जस्ट, देखें आप एक दूसरे अपने शहर को डिफेंड भी कर रहे होते हैं, दूसरे शहर से मुतालिक कोई ना कोई बात भी करते हैं, इट्स अ गुड थिंग। आप नहीं, ये गुड थिंग इस वजह से नहीं होती शोएब, बिकॉज उन पिक्चर्स में देयर इज नो कंपैरिजन, राइट? वो तब होता है ना कि पोस्ट करने वाला कहे जी कराची में ऐसे, तो ये देखे इस्लामाबाद, देयर इज अ कंपैरिजन।
ये हमारे अंदर एक चीज है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि जहां हम रह रहे हैं बस वही बेस्ट। पूरा हाँ, ये बात है। पाकिस्तान खूबसूरत है। Yes, कराची वाले कोई पिक्चर अपलोड करते हैं वो खूबसूरत है, इस्लामाबाद वालों को या लाहौर वालों को सपोर्ट करनी चाहिए। इस्लामाबाद से कोई पिक्चर आती है, ऐसे हम ही। सबको पूरे पाकिस्तान की ओनरशिप लेने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल है, बिल्कुल ना कि एक दैट्स शहर की। वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है शोएब भाई। जब मैं पिक्चर पोस्ट करता हूँ ना, अब मैंने कभी जिंदगी में किसी का कंटेंट नहीं लिया। ओके, मेरे पे कराची की तरफ से इतना प्रेशर था कि मैंने अपने एक दोस्त को कहा, मैंने कहा यार मुझे 2 क्लिप्स दे दे, मैं वो यूज कर लिया करूंगा कराची ताकि के वो बाद। कहेंगे कराची की ताकि बात ही हो कराची गई है। जब क्योंकि मेरी वीडियोस बीच में वायरल होती रहती है, एक महीने में एक दफा कोई वीडियो वायरल हो जाती है। तो क्योंकि आई फॉलो ट्रेंड, बाहर से मैं देखता हूँ कि कोई ट्रेंड आया, मैं उठा के पाकिस्तान में ले आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। तो बाकी जो ये बात समझ नहीं आई मुझे, बाहर के ट्रेंड को पाकिस्तान में किस तरह से? शोएब भाई अब इस तरह है कि जो सॉन्ग्स है ना, ठीक है, वो वायरल होते हैं हमेशा से, या तो इंडिया की साइड से वायरल हो रहे ठीक होते है। हैं, मतलब कोई भी किसी भी कंट्री के, या जैसे कोरिया से हो रहे होते हैं, या कोरिया से हो रहे होते हैं, या यूएस यूके वाली साइड से ठीक हो है। रहे होते हैं। अब होता क्या है कि वो क्योंकि वो लोग अपने कंट्री को उस गाने पे प्रमोट कर रहे होते हैं, वो बेशक अफ्रीका का गाना हो, जैसे अभी एक अफ्रीका का गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो, मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है उसमें। तो फिर वो ट्रेंड आता है, फिर वो ट्रेंड आता है, मतलब मैं देखता हूँ अच्छा ठीक है, ओके आई हैव टू यूज द वीडियोस एंड बीट पे कट लगा के मैं लगा देता हूँ। ओके, सो आप उस ट्रेंडिंग म्यूजिक को लेते हैं, Yes, trending अपने music। किसी विजुअल को अलाइन करते हैं उसके अपने साथ। फिर मेरा हमेशा से होता है, मेरी अगर आप वीडियोस देखें ना, तो मोस्टली मैं ना पाकिस्तान का झंडा पहले रखता हूँ। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। तो वो फिर बूस्ट आता है, और पाकिस्तानी करते हैं उसको और बूस्ट। फिर लोग ज़्यादा पसंद भी कर रहे थे। अच्छा फहद, कहाँ कौन से इलाके में फोटोग्राफी का आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया पाकिस्तान में? सबसे ज़्यादा 2 जगह हैं, एक देवसाई नेशनल पार्क और दूसरा फेरी मेडोज। वाओ, दोनों बहुत खूबसूरत। इन दोनों जगहों की इतनी अच्छी वाइब्स हैं कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। नो डाउट। और क्या आपने भी वहाँ पे जिस तरह फोटोग्राफर्स अक्सर बताते हैं कि एक पिक्चर के पीछे कितनी मेहनत होती है, तो क्या सनसेट, सनराइज, उसका इंतजार, Golden hour। स्ट्रगल्स? मैं आपको अभी रिसेंटली बताता हूँ शोएब भाई, आई वेंट टू कश्मीर। मैं चाहता था कि 2025 जो है ना वो एंड हो एक ट्रिप के साथ। बिल्कुल ठीक। तो आई वेंट टू कश्मीर। बर्फ़ पड़ चुकी थी 2 दिन पहले। हम जब गए वहाँ पे बर्फ़ तो नहीं, स्नोफॉल हो नहीं रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। ठीक है। टेम्परेचर वाज अप्रॉक्सीमेटली -9 -10 रात के टाइम। सो दोस्त मेरे सो गए। अब मुझे हमेशा से फोटोग्राफी में क्रेज़ था स्टार्स को कैप्चर करने का। मैंने सोचा था कि मैं टाइम लैप्स बनाता हूँ स्टार्स को। मिल्की वे तो नहीं होता ठंड में, लेकिन स्टार्स आ जाते थे। ठीक है। अब मैंने एक पिक्चर ली, तो मैंने देखा कि मूनलाइट जो थी वो पड़ी थी पहाड़ के ऊपर, और पीछे स्टार्स नज़र आ रहे थे। शोएब भाई उस सिर्फ पिक्चर को सेट करने के लिए कि वो परफेक्ट टाइम लैप्स, क्योंकि टाइम लैप्स में ज़्यादा सारी पिक्चर्स लेनी होती है, वो अलाइन करते हैं आप, और उसके बाद वो टाइम लैप्स बनता है। सो एक पिक्चर लेने के लिए मुझे आधा घंटा लगा। ओके। अब मैं बर्फ़ के ऊपर बैठा हुआ था रात को -10 पे, और इट वाज सो कोल्ड कि जब टाइम लैप्स अब बनाना स्टार्ट किया तो मैंने 2 टाइम लैप्स बनाने थे। तो मैं टाइम लैप्स लगाता था, 1 घंटे के लिए अंदर जाता था, फिर वापस आता था। फिर मैं देखता था कि अच्छा ठीक बन गया है, ब्लर तो नहीं है। तो ये मुझे तकरीबन मैंने स्टार्ट किया था 9 बजे रात के वहाँ पे, और 2 बजे मैं आगे बिस्तर में था। एंड आफ्टर दैट मैं पूरे 2 हफ्ते बीमार था। बनता है। मैरिट पे हुए आपके साथ? लेकिन देखिए क्रेज कितना है फिर, बहुत क्रेज है। मुझे नहीं लगता किसी में इतनी हिम्मत होती है कि वो बस कहते हैं 9 बजे बस बिस्तर में इंसान रहो। नहीं, लेकिन जो बहुत क्रेजी होते हैं फोटोग्राफी को लेके, नाइट फोटोग्राफी को लेके, वो वाकई पर इस तरह मौसम की बात कर रहे हैं, दे ट्रैवल, वो हाइक करते हैं, वो एक ऑड आवर में पहुंचेंगे, वो इंतज़ार करते हैं उस वक्त का, उसको बहुत स्टडी कर रहे होते हैं, देन वो जो चीज़ एक सामने आती है जो वायरल हो रही होती है, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अच्छा, एक और रील भी इनकी वायरल हुई भी थी, वो जिसमें पानी में आपने डाला था, वो भी अच्छी खासी वायरल एक वीडियो थी। जरा उसकी कहानी बताएं, कौन सी जगह है? वो बेसिकली वो भी कश्मीर में ही था, रत्ती गली गया हुआ था मैं अपने दोस्तों के साथ। वी वेंट ऑन बाइक्स। ओके, ठीक है। अच्छा, ये मेरे घर में नहीं पता, वो देखेंगे तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे। आंटी सुन लें, ये आपका जो बच्चा है ना, ये बाइक पे निकल जाता है और ये सीधा कश्मीर पहुंचता है। आप इसे कहते हैं दही लेके आओ, ये कहता है मैं लेकर आता हूँ, कश्मीर से लेकर आऊँगा रत्ती गली से। फंसवा दें शोएब भाई। तो बेसिकली हुआ ये था कि मैं चाहता था कि मैं रत्ती गली में एक डिप लूँ, ठीक है, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। ओके।
फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा, मैंने कहा एक काम करते हैं, जाते हैं ना, तो मैं ज़रा मुंह डालूंगा इस एंगल में। अब मुझे क्या करना पड़ता है, जो मेरी अपनी वीडियोस हैं, पहले मुझे अपने दोस्तों की उस तरह शूट करनी है। ये बड़ा मसला है ना, बताना पड़ता है उनको ऐसी शूट चाहिए। मैं उनको शूट करके देता हूँ, फिर मैं उनको दिखाता हूँ इधर ले आओ, इस जगह पे रखो, तो मेरी वीडियो बिल्कुल ठीक है। अब वो क्या हुआ कि मैंने वीडियो जब अपने दोस्त को कहा, उसने कहा ठीक है फात भाई बनाते हैं, 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, तब तक मेरे बाल तबाह हो चुके थे बड़ी मुश्किल से। फिर अब उस वीडियो में आपने अगर देखा हो तो मैं जब नीचे डिप लेता हूँ ना, तो मेरे मुंह के आगे पत्थर भी आता है। Yes. उस पत्थर को हमने हर एंगल से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो रहा था वो। तो खैर वो वीडियो बनी, मैंने वैसे ही उठा के ना उस गाने पे डाल दी। कोई मैं सिंगल शॉट वीडियो बहुत कम लगाता हूँ, Okay. अपनी तो मैं लगाता ही नहीं हूँ। सही है। तो वो मैंने लगाई। अब वो पाकिस्तान में तो ट्रेंडिंग में जा ही रही थी, पड़ोसी मुल्क में जितनी वो वायरल हुई। स्टार्ट में आपकी बहन ने आपको सपोर्ट किया विद द ड्रोन थिंग, राइट? Yes. और उसके बाद अब बाकी फैमिली की सपोर्ट कैसी है जब आपको इतना ट्रेंडिंग देखते हैं, वायरल देखते हैं? और अभी तो थोड़ा सा हो सकता है आज जाने के बाद आपकी अम्मी पूछे, हाँ पुत्र बाइक तो क्या सी? अच्छा शोएब भाई, अम्मी का प्रेशर कम है, अब्बू का बहुत ज़्यादा है। अब्बू का बहुत प्रेशर है। अम्मी सपोर्टिव है इस मामले में? अम्मी को पता है कि ये ज़िद्दी है, सुनेगा नहीं। ओके। तो अब्बू जो हैं वो फिर लगे होते हैं किसी तरीके से मुझे काबू करने के लिए, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। तो काबू करना जरा सा मुश्किल हो गया है। थोड़ा सा। अब वो क्या कहते हैं कि ना करो, एहतियात करो, जरा वो देखें केयर में कहते हैं फॉर श्योर, लेकिन वो क्या कहते हैं? शोएब भाई, उनको बेसिकली पता है मेरा, कहीं ना कहीं से उनको खबर मिल जाती है कि ये रात के टाइम भी इधर गया, ये इस टाइम भी इधर गया। तो अभी भी मैं जब सुबह निकल रहा था तो मेरे अब्बू मुझे कह रहे थे कि यार पहाड़ों में ना जाइए जहाँ तू जा रहा है वहाँ से सीधा। क्योंकि हाँ समटाइम्स ये भी होता है ना कि ज़रा सा मौसम अगर बन रहा हो तो फोटोग्राफर्स फ़ौरन से उनकी ख्वाहिश होती है, उनके माइंड में आता है अच्छा मैं यहाँ जाऊँ, अब वहाँ जाऊँ, सो ये ज़ाहिर हो जाता है। चंद दिन पहले भी जब इस्लामाबाद का मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ, जब मरी में स्नोफॉल भी, तब भी फॉर श्योर आपका दिल चाहा होगा कि मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँ, और ज़ाहिर है अब आप नहीं गए रिमेंबर बिकॉज रास्ते बंद थे और आपने उसको फॉलो किया। वरना नॉर्मली फोटोग्राफर्स ना कहते हैं किसी तरह पहुँच, जैसे हम पहुँच जाए, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को ज़रा दिखाना है। वो पैशन है ना, पैशन है, लेकिन देखें फिर उसके लिए थोड़ी तैयारी ये होती है कि पहले से मालूम होता है आपको कि ये वेदर एक्टिविटी हो सकती है, अपना पहले से पहुंचते हैं और सेफ्टी के साथ आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप जा भी रहे होते हैं तो आप बड़े प्रिकॉशंस के साथ जा रहे होते हैं, प्लानिंग के साथ, अनटिल अनलेस आपको अथॉरिटीज़ ने मना ना किया उस टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, घर से ये भी होता है कि अच्छा फोटोग्राफी तो करते हो, और क्या करते हो? थोड़ा थोड़ा बेसिकली मेरा जो बड़ा भाई है और जो बहन है, बाकी दोनों बहनें हैं मेरी। बड़ी बहन मेरी डॉक्टर है, भाई मेरा इंजीनियर है, एंड तीसरी बहन भी इंजीनियर है माशाल्लाह। मुझे अब्बा जी का प्रेशर होता था कि यार क्या सीन है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो पहले तो वो यही कहते थे, फिर मैंने मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत पसंद थी, मैंने उसमें एंट्री मारी। आई वेंट टू दुबई फॉर एक्सपो 2020, उनकी बुक डिज़ाइन की मैंने वहाँ पे। ओके। तो वो खैर जब अब्बू को अब देखते हैं ना वो कि उनके कोई ना कोई दोस्त उनको बता रहा होता है, बच्चा आपका तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। अब्बू का तो सीना चौड़ा। माशाल्लाह। मुश्किल है वैसे, लेकिन हो जाता है, मानते नहीं है। देखिए वालिद साहब नहीं मानेंगे। Deep in his heart, he is very happy, he is proud of you. I'm 100% sure. Yes. वो जितनी बात आपसे कहते हैं ना पहाड़ों पे ना जाओ, वो सिर्फ केयर में है, वो सिर्फ और सिर्फ केयर में। बिकॉज देखें ना वालिद हैं वो, या वालिदा भी है, बाकी सब भी जो आपके रिश्ते होते हैं, वो आसपास दोस्त भी इवन होते हैं, अगर कोई आपको कह रहा है तो वो सिर्फ केयर में कह रहा होता है। एट द सेम टाइम ज़रा जो आप एहतियात से ही ज़रा सब कुछ कर रहे होते हैं। चूँकि देखिए पाकिस्तान को लेकर आप काम कर रहे होते हैं, आपके इंस्टाग्राम पे भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम अक्सर ही देखते हैं कि बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ना व्हेन दे स्टार्ट समथिंग, वो पिक्चर हो, वो ड्रोन हो या कुछ भी, आहिस्ता आहिस्ता वो ना स्टोरी टेलिंग में भी हमें नज़र आएंगे, हमें किसी और फॉर्म में नज़र आएंगे। बिकॉज एवरी टाइम वो चाहता है कि अच्छा कि मैंने कर लिया है, बहुत से लोग कॉपी कर रहे हैं, तो मैं कुछ और करूँ ना, कुछ और ट्रेंड सेट करूँ, कुछ और ऐड करूँ। तो व्हाट इज़ दैट आइडिया, क्या करना चाह रहे हैं? I am a big fan of Wildlands by Abraham. Oh wow, he's amazing. और I want to try that. Okay. मैं चाहता हूँ कि मैं बाइक पे पूरा पाकिस्तान अब घूमूं। मैं नॉर्थ सारा कवर कर चुका हूँ, Okay. लेकिन मैं सिंध को और बलूचिस्तान को इस तरह, और उसके बाद फिर दोबारा नॉर्थ को। Nice. So I want to try travel vlogging on bike. Great. और ये जो ड्रोन है, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली बहन ने दिया था, ये वही चल रहा है? अच्छा, मेरी बहन के अलावा मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, उन्हीं के हस्बैंड हैं, Okay. वो मेरी बहन से भी ज़्यादा सपोर्टिव है। माशाल्लाह। सो व्हेन एवर ही कम्स ही आस्क मी कौन सा ड्रोन चाहिए। वाओ। फिर मैं उन्हें कहता हूँ ज़की भाई ये वाला ले। तो ज़रा क्योंकि देखें ड्रोन में नए नए मॉडल्स आ रहे होते हैं, उसकी अपनी अपनी कुछ फ़ायदे होते हैं जो कि आप
कि फोटोग्राफी में लेकिन बड़े नजर भी आ महंगे रहे होते हैं जाहिर है वो फिर बजट। बहुत हाँ मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि वो फिर आपको मैनेज करना होता है थ्रू आउट, राइट? मैं आपको बताता हूँ अभी असल में जो मेरे पास अभी ड्रोन है मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। ओके ये तकरीबन 3-3.5 लाख के ठीक करीब है। है। अब जो अगला मैं चेंज कर रहा हूँ वो 5 लाख का है। ओके तो- तो लेकिन आप ये सेल आउट कर देंगे 1.5 लाख डालेंगे तो नया आ जाएगा वही या लेके जकी भाई आएंगे। पूछ लेंगे वही जकी वही भाई ने लेके आएंगे, पूछना है। जकी भाई ने पूछना है अभी क्या चाहिए, बस वो अपग्रेडेड ड्रोन चाहिए भाई। ये वाला जो ड्रोन था ये भी वही लेके आए Okay. थे। अच्छा। उन्होंने मार्केट प्लेस पे देखा कोई एक गोरा था, उसने अपना ड्रोन जो है वो नया लिया। Okay. तो ये जो है उसने बहुत सस्ता लगाया हुआ था। ओके मतलब पाकिस्तान के मतलब 1.5 लाख में मुझे मिल गया। आपको उतने में बेच देना चाहिए फिर ये अब। बिक जाएगा। आपको तो फायदा ही फायदा, इतने सपोर्टिव लोग आपकी जिंदगी में होने वो चाहिए। कहते हैं ना कि जब हर भी कामयाब मांगे। मर्द के पीछे एक औरत होती है, तो हम कहेंगे हर कामयाब फोटोग्राफर के पीछे हो सकता है एक बहनोई हो। एक बहन ही हो, बहन हो, बहन हो। बिल्कुल। देखिए वाकई ये इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह रिश्ते हैं कि वो आपको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आपके शौक को वैल्यू करते हैं और वो आपके पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करते हुए, ये एक इन्वेस्टमेंट है ना देखिए उनकी, वो प्यार भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। उनको पता है कि वो जो एक इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके, बिकॉज देखिए होता है ना गिफ्ट्स ला रहे होते हैं आप एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, उनको पता है गिफ्ट वो देना है मुझे जो कि इसके काम आएगा, आएगा। इसके प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा, इसके स्किल को और अप स्केल करेगा, एंड दैट्स हाउ यू आर डूइंग दैट। लेकिन ड्रोन को लेते हुए मेरा सवाल ये भी है, कभी ड्रोन ऑपरेटर्स अक्सर ये भी कहते हैं ना कि वो हमने यहाँ पे ड्रोन उड़ाया, हमारा ड्रोन गिर के तबाह हो गया, ये भी मसले मसाइल हो जाते हैं, तो आपने भी ऐसा कोई नुकसान किया? इस्लामाबाद में तो आजकल बहुत सख्ती है, सख्ती है अभी, यस। ड्रोन नहीं उड़ा पा रहा मैं इस्लामाबाद में। और बिल्कुल हुआ था मेरे साथ, अस्तोर में हुआ था। अच्छा। मेरा बहुत अच्छा ट्रिप था आगे, मैंने मिनीमर्ग जाना था। Okay. बहुत प्यारी जगह, मिनीमर्ग इज अमेजिंग, बहुत प्यारी जगह। यस, रेनबो लेक। यस, रेनबो लेक। तो हुआ क्या कि उस टाइम हम जा रहे थे रामा, ओके रामा लेक जाना था ठीक हमने। है। तो नांगा बरबत की बैक साइड बिल्कुल है ठीक ये। है। हम उस टाइम खड़े हुए थे रामा मेडोज में, सनसेट हो रहा था। मैंने ड्रोन निकाला, मैंने अपने दोस्तों को कहा हम अभी बात करें तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार उड़ाऊं या सुबह सनराइज के टाइम उड़ाऊं, क्योंकि मेरे पास 2 बैटरीज थी उस टाइम। ठीक है। वो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरा एक दोस्त है, उसने देखा ऊपर दरख्त है, उसने ड्रोन उठा के थोड़ा उधर करके रख दिया। ओके अब क्या हुआ मुझे नहीं पता, बाकी किसी को नहीं पता। एक वहाँ पे डीसी अस्तोर हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, वेरी नाइस गाय। ठीक है। उनके ड्राइवर ने क्या किया कि उसके पास वीगो थी, उसने तेजी में गाड़ी मोड़ी और मेरे ड्रोन के ऊपर चढ़ा दी। ओए ओए, मेरा ड्रोन टूट गया, एक पूरी उसकी बाजू कर जो भी है नहीं वो- सके होंगे कुछ फिर भी नहीं तो, कर सकता obviously। था। देन हुआ क्या कि वहाँ पे कुछ लोकल लोग थे, उन्होंने डीसी साहब को अप्रोच किया। डीसी साहब को पता ही नहीं था कि वो जो ड्राइवर है उसने ऐसा कर दिया। नेक्स्ट डे ही कॉल्ड, उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे कहा कि फात कोई मसला नहीं है, हम आपका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा अपनी ज़ाती, मैं आपको पे करूंगा। खैर वो इतना अच्छा था कि उनके साथ एक्सपीरियंस, इतनी अच्छी बात हुई, मैंने कोई पैसे नहीं लिए और मैंने खुद ठीक कराया, कोई मसला नहीं था। और बट द लोकल्स वर अमेजिंग, यस। दे सपोर्टेड मी। और ड्राइवर की उन्होंने बहुत वाट लगाई, बहुत उसको डांटा, और उन्होंने सब ने मुझे सपोर्ट किया। इवन जो वहाँ पे जो उनके सहाफ़ी कुछ वहाँ पे थे, उन्होंने लिखा, प्रॉपर ब्लॉग लिखा, तो वो बहुत बड़े सपोर्टिव था। बहादुर लोग थे। फहद, बहुत ज़बरदस्त आपका काम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपको कंटेंट हम सब फॉलो करते हैं ऑलरेडी, और चलें आज आपसे मुलाकात भी हो गई, वरना वो रील्स हम देख रहे होते थे जो बीच में वायरल हो जाती थी। तो इसी तरह से अच्छा काम जारी रखें और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन और आंटी करें। को हम रिक्वेस्ट करेंगे, आंटी देखें बख्श बहुत दें। ज़बरदस्त काम कर रहा है, यस माफ कर दें। इन्हें सपोर्ट करें और अंकल को मनाएं, उन्हें कहें कि बाइक पे जाने दें इनको, जिस तरह से करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स साथ साथ आप माएँ दुआ करती होती हैं, अल्लाह इनको महफूज रखे जी। ही इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन हम बढ़ेंगे बिग ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ये जो लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास, हम ढूंढते रहते हैं, हमें काम नहीं मिलता, इनकी बात पे कभी यकीन ना करें, क्योंकि जब आप काम ढूंढने को निकलते हैं तो आपको काम ज़रूर मिल जाता है। क्या होता है, मेहनत होती है,
एक्सपर्टीज आपने लेनी होती है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प आपको चाहिए होती है, आपकी मेहनत है और उसके बाद अल्लाह आपके लिए रास्ते एंड खुद द ब खुद बना विलिंगनेस देता है। इनसाइड। और सबसे शुएब, जब से डिजिटल दौर शुरू हुआ है तब से तो मैं हैरान हूँ, जो लोग कहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा होता। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और लोग आपने tap कर रहे आपको आपने टेक फ्रेंडली होना है। ये आपको जो कहेंगे जी जी हम टेक फ्रेंडली नहीं है, हम तो टेक्नोलॉजी के साथ ही चल सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पसंद नहीं है, ये वो, ठीक है, आपकी पसंद नापसंद एक तरफ होती है और ज़रूरत एक तरफ होती है। तो पसंद और नीड में आप हमेशा नीड को चूज़ करते हैं, तो ये आज की ज़रूरत है जिसको आपको चूज़ करना है। यूट्यूब ऑटोमेशन, लोग कहते हैं हम कैमरे पे नहीं आना चाहते, ठीक है, कैमरे पे मत आएँ। कैमरे पे आए बगैर किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। एंड स्पेशली जो लोग कहते हैं अच्छा हम चले वीडियोस तो अपलोड करते रहेंगे लेकिन हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता। मोनेटाइज क्यों नहीं होता, क्या वजूहात है। एंड देन अगर हम यूट्यूब की बात करें, कौन सी नई पॉलिसीज़ है जो कि मुतारिफ करवाई हैं, कौन सा कंटेंट है जिसको बूस्ट मिलती है और कौन सा कंटेंट है जिसको डिस्करेजमेंट मिलती या है, रिमूव किया जा रहा है रिमूव उस किया जा content रहा को। होता है, और उसकी वजूहात क्या है, क्या गलतियां जो हमसे हो रही होती हैं, इस हवाले से आज हम बात करते हैं। सैफ खान खटक ने में ज्वाइन किया है पाकिस्तान में। अगर हम कहें यूट्यूब ऑटोमेशन, ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन पाकिस्तान और बहुत अरसे से माशाल्लाह काम करें, लोगों को गाइड करते हैं। ही इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम सैफ, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप रमजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान अच्छा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान में रूटीन थोड़ी चेंज है काम की, जी बिल्कुल चाहिए, या अफ्तारी से सहरी तक काम है? ऐसा ही है ऐसा ही है। अच्छा सैफ, हमने कुछ दिन से देखा कुछ नई पॉलिसीज़ आई हैं यूट्यूब की और कुछ बातें उस पर होना शुरू हैं। इस पर मैं कमेंट लेने से पहले ये ज़रूर सवाल रखूंगा आपसे, जो लोग ये समझते हैं कि अच्छा यूट्यूब ऑटोमेशन इज़ अ शॉर्टकट, इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल, क्या वाकई ये ऐसा ही है, या कि आप कहते हैं कि नहीं इसमें कुछ स्कैम भी हो जाता है, कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, कुछ लोग इसको बिल्कुल मेहनत के बगैर भी कर रहे होते हैं? अच्छा, डिजिटल दुनिया जो है ना, मैं एक बात पे बड़ा बिलीव करता हूँ, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ कि इसको आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते। आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज करना होगा, दुनिया के साथ एडवांस करना होगा। अब हम 10 साल पहले जो कंटेंट डाल रहे थे वो आज उसका कोई मतलब नहीं है। सही बात है। जो हमारे 5 साल पहले चैनल चल रहे थे वो आज नहीं चल रहे हैं, हमने नए बनाए हैं, AI वाले बनाए हैं। जो इस वक्त जो मार्केट में जो चीज़ चल रही है, यूट्यूब में जो चीज़ चल रही है, हम उस पे काम कर रहे हैं, वो कंटेंट डाल रहे हैं। और जब से यूट्यूब पे नई ऑडियंस आई है, यूट्यूब ऑटोमेशन की वजह से यूट्यूब में इतनी स्पैमिंग हो गई है और यूट्यूब इतना फास्ट हो गया है कि वो देख रहा है और AI सिस्टम लग चुका है कि जो भी बंदा शॉर्टकट डालता है या कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है वो उसको उठा के बाहर फेंक रहा है। ओह, और चैनल्स डिलीट भी हुए हैं? एग्जैक्ट, बहुत बहुत ज़्यादा डिलीट हुए हैं। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों से मुतालिक ना, वो कह रहे थे कि अच्छा भला चल रहा था चैनल, हमारा मोनेटाइज चैनल था, अर्निंग आ रही थी, चैनल गायब। ऐसे ही होता है, आप सोएंगे सुबह आपका चैनल नहीं होगा। ओह, तो ये स्पैमिंग है। एक्चुअली लोग स्पैमिंग करते हैं ना, लोग शॉर्टकट्स मारने के लिए गलत कंटेंट डालते हैं या इलीगल कंटेंट डालते हैं, तो वो यूट्यूब अलाउ नहीं करता आपको। अच्छा, क्या लोग रिपोर्ट करते हैं? नहीं, तो रिपोर्ट खुद नहीं, देख रहा है। YouTube ये खुद देखता AI है। सिस्टम है उनका ठीक है। और वो देख रहा है कि अब एक आप इतना कंटेंट एक रात में 10-10 वीडियोस डाल रहे हैं, आप एक साथ 20-20 घंटे की वीडियोस डाल रहे हैं, एक पिक्चर लगाकर आप पीछे म्यूजिक लगाकर डाल रहे हैं, तो उसमें तो क्वालिटी कंटेंट नहीं है ना। आप कुछ ऑडियंस को अच्छा दे ही नहीं रहे, आप सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए बल्क कंटेंट डाल रहे हैं। ये भी वैसे नोट डाउन हो रहा है, very हर strange। चीज And हर it's चीज good, it's good, isn't it? इस ये- क्वालिटी नहीं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि लोग देख तो रहे हैं ना, व्यूज भी आ रहे हैं उसके, तो देखिए YouTube पसंद हटा भी भी रहा है कर ना रहे हैं साथ लोग, साथ। और असल बेशक में pictures के पीछे YouTube music चलता है एडवर्टाइजर पे। जो चीज एडवर्टाइजर पसंद नहीं करता ना, तो वो YouTube भी पसंद नहीं करता। दैट्स द पॉइंट। यस। अब ऐसे में जिसने आप स्टार्ट करना है और वो चाह रहा है वो करे, तो चूंकि आपने खुद कहा कि 20 घंटे की वीडियो ना हो, एक पिक्चर पे सिर्फ म्यूजिक ना हो, देयर शुड बी अ क्वालिटी कंटेंट, यस। राइट? सो वो क्या करे फिर? उसके लिए यूट्यूब ऑटोमेशन को इसे एक नए तरह से समझना होगा। मेरे ख्याल से उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट बनाना है। क्वालिटी कंटेंट का मकसद क्या है? देखें, वो वीडियो जो YouTube में लोग आपकी पूरी देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूं और वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ऑडियंस उस वीडियो को मैक्सिमम देखे। बिल्कुल। YouTube जस्ट ये चाहता है आपसे। Okay. उसके लिए आपको अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, अच्छी वीडियो बनानी पड़ेगी, अच्छा थंबनेल बनाना पड़ेगा। लोग तो ये चीज कर ही नहीं रहे, वो बल्क कंटेंट अपलोड कर अच्छा, रहे हैं। थंबनेल से क्या मतलब है? Thumbnail- वही जो होता है Clickbait? थंबनेल, क्लिकबेट। हाँ, क्लिक आप क्लिकबेट भी इतना ना डालें। अच्छा, लोग ये भी करते थे पहले कि बाहर जो है पिक्चर कुछ और लगाते थे, अंदर कुछ और होता ऐसा ही है। तो इस पर भी YouTube ने यही कहा है कि आप बेशक बाहर कुछ भी लगा दें, अगर अंदर वो चीज़ नहीं है और लोग नहीं देख रहे, तो YouTube उसको उठाता है
और डस्टबिन में फेंक देता है। वो वीडियो आपकी डेड हो जाती है, आप कहते हैं मेरे व्यूज नहीं आ रहे, 100 से ऊपर व्यूज चाहे नहीं आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें कि प्लीज शेयर, लाइक, आप सब्सक्राइब। कहीं भी फेंक दें वो नहीं चलेगी। सो इस क्रैकडाउन से या इस नई पॉलिसी से रिस्क पे कौन है? वो जो कि किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हैं और वो जो कि क्वालिटी कंटेंट नहीं बना रहे, या कि जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो? अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताने वाला हूँ। इस वक्त हर बंदा ही रिस्क पे है। ओके। वो इसलिए कि YouTube इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि आप, और इतनी फास्ट हो चुकी है, अगर आप बल्क पे काम नहीं कर रहे, मल्टीपल चैनल्स नहीं चला रहे, अगर आप एक पे रिलाई कर रहे हैं तो समझ लें कि आप बहुत पीछे रहने वाले हैं। Okay. क्योंकि दुनिया इस टाइम 10-10 चैनल चला रही है, 20-20, उनके पास बैकअप पड़ा है, वो और सोशल मीडिया की हेल्प भी ले रहे हैं। वही कंटेंट जो YouTube पे डालते हैं वही Facebook पे भी डाल रहे हैं, Instagram पे भी डाल रहे हैं, TikTok पे भी डाल रहे हैं, वो डिफरेंट सोशल मीडिया से मोनेटाइज हो रहे एंड हैं। डबल अकाउंट्स हैं मैंने यस कुछ लोगों के यस देखे हैं। यस अब शॉर्ट्स का अलग बनाते हैं और लॉन्ग का अलग बनाते हैं, ठीक है। तो आपने अगर वो चलना है, एक तो आप लॉन्ग टर्म कंटेंट पे काम करें और एवरग्रीन कंटेंट पे काम करें। अगर आप एवरग्रीन पे काम करेंगे, फायदा ये होगा कि आपको टाइम लग जाएगा मोनेटाइज होने में या अर्निंग स्टार्ट होने में, लेकिन वो लॉन्ग टर्म जाएगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन में वो कंटेंट डालते हैं जो इस वक्त चल रहा है, मतलब ट्रेंडिंग में है, तो उसमें मसला ये होता है कि वो आज उसका ट्रेंड है, 3 महीने 4 महीने लोग उसको खूब देख रहे हैं। जैसे वो आपने वो एक वीडियो देखी कि बच्चे लाल टमाटर वाली, वो जो जी लाल, जी वो बच्चों की है, बच्चों की एक वीडियो थी, वो बड़ी वायरल आहा हुई थी, टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। हम उसी तरह की वीडियोस बनाते रहे हैं, वो उस टाइम ट्रेंडिंग थी। आज वो ट्रेंडिंग नहीं है, आज कोई और ट्रेंड आ चुका है। ओके। तो इसी तरह मार्केट में हर 3 महीने बाद नया ट्रेंड आता है और वो ट्रेंड बनाने वाले हम होते हैं। जब तक हम यूनिक नहीं सोचेंगे, नया कुछ नहीं लेकर आएंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे। ओके। अच्छा, क्या आजकल के दौर में YouTube ऑटोमेशन को एक कंप्लीट करियर, एक बिजनेस मॉडल के तौर पे वाकई देखा जा सकता है? क्योंकि आपने आगाज में भी कहा ना, बिकॉज यू नेवर नो, सो वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप एंड योर चैनल इज गॉन, डीमोनेटाइज्ड। देखा जा सकता है। ओके। आप कंटेंट बना रहे हैं एक्चुअली, आप सिर्फ YouTube पे रिलाई नहीं कर रहे। मैं लोगों को समझा रहा हूं कि यार जो आप कंटेंट डाल रहे हो, आप उसको Facebook पे डालो। ओके। फेसबुक मोनेटाइज करता है, आपको अर्निंग देता है, और यूएस कंटेंट पे बहुत अच्छी अर्निंग अच्छा देता रेट है उस पे। अच्छा है। वही कंटेंट टिकटॉक पे डालो, ठीक है, वही कंटेंट इंस्टाग्राम पे डालो। अब मैं शॉर्ट रील्स नहीं, पूरा कंटेंट पूरा डलता है। इंस्टाग्राम पे तो रील्स डलती हैं, टिकटॉक पे पूरा डल जाता है, फेसबुक पे पूरा डल जाता है, यूट्यूब पे पूरा डल जाता है, टिकटॉक पे पूरा डल जाता है। ठीक है। तो वो वहां से आपको अच्छी अर्निंग आ जाती है, ऊपर से ब्रांड डील्स भी आ जाती हैं, एफिलिएट भी आ जाता है, तो लोग अच्छा कमा रहे हैं उससे। अच्छा, ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि हम ट्रेंडिंग कंटेंट पे काम करें, और कुछ कहते हैं जी एवरग्रीन कंटेंट, जो कि बस चलता रहे। बच्चों का जैसे कंटेंट कुछ ऐसा होता है जो कि कई सालों से चल रहा होता है। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, द एवरग्रीन कंटेंट या कि ट्रेंडिंग कंटेंट? अगर आप में बर्दाश्त है तो एवरग्रीन की तरफ जाएं। ठीक है। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है कि मैंने रातों रात वायरल होना है, तो जाएं गूगल पे, वहां पे लिखें गूगल ट्रेंड्स, यूएस कंट्री सिलेक्ट करें, जो चीज ट्रेंडिंग चल रही है उस पर वीडियो बनाएं, आपके कल से व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उस पर फिर लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश। तो हमने काम ही इंग्लिश में करना है, ओह, क्योंकि हम पैसा डॉलर चाहिए ज्यादा वाले। डॉलर चाहिए हमें अच्छे, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस पे आरपीएम ही नहीं है। हमारी तो फर्स्ट लोगों को ये तलकीन है कि काम करना है तो यूएस कंटेंट, स्पेनिश कंटेंट, मैक्सिकन कंटेंट या जर्मन कंटेंट, फ्रेंच कंटेंट, इस पे काम करना है। लेकिन होगा अंग्रेजी में? ये नहीं, जर्मन है तो जर्मन लैंग्वेज में। जर्मन लैंग्वेज में। और वो अच्छा, फिर लैंग्वेज का तो एक बैरियर है हमारा फिर। टारगेट ऑडियंस जो है अब वो कोई बैरियर नहीं है। चैट जीपीटी किस लिए? ओह यस। आप उसको अपना ऑडियो में बोल दें, वो आपको जर्मन में लिख देगा। नहीं, वो तो लिख देगा, लेकिन फिर बोलेंगे कैसे वो? टूल्स हैं आपके पास, अच्छा, वॉइस ओवर टूल्स है ना। आपने तो खुद तो वॉइस ओवर करनी नहीं है। हम तो एआई पे बात कर रहे हैं, हम तो ऑटोमेशन पे बात कर रहे हैं। ऑटोमेशन में सब कुछ एआई है। चलें, ये लेकिन तो- इसी एआई को इस्तेमाल करते हुए क्या कोई रेड लाइन भी होती है? क्या कोई ऐसे बैरियर्स भी होते हैं जो हमें क्रॉस नहीं करने होते? देखें, अब हम अगर ये सोच लें कि जी मैं बस बैठा हुआ हूँ, मैं एआई से ही पूछ रहा हूँ कि टॉपिक क्या है, एआई मुझे स्क्रिप्ट दे रहा है, एआई टूल्स हैं जो कि मुझे वॉइस ओवर दे रहे हैं, उसी से मैं टैग्स पूछ रहा हूँ, उसी से मैं टैग लाइन पूछ रहा हूँ, उसी से मैं, आसानी हो गई ना। आसानी तो हो गई, लेकिन क्या कोई लाइन भी होती है जिसे मैं क्रॉस नहीं करना? क्रिएटिविटी नहीं रहती। हाँ, इसमें आप इंसान जैसे सोच सकता है ना, वैसे मेरे ख्याल से एआई उतना नहीं सोच सकता। अब मेरा दिमाग जो चीज अच्छे से कर सकता है, शायद एआई मुझे दे दे उसका आउटपुट, लेकिन
शायद वो इस वक्त जो चीज चल रही है उसके लिए उतनी करामत ना हो। अब मैं स्क्रिप्ट तो लिखवा लूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस की साइकी क्या है, ओके, उसको मैं कहां से स्टार्ट लूं। मैं स्टार्ट में हुक डालूंगा, अपनी स्क्रिप्ट में क्यूरियोसिटी ऐड करूंगा, सस्पेंस ऐड करूंगा, क्यूरियोसिटी खत्म होने से पहले, सॉल्व होने से पहले नई क्यूरियोसिटी ऐड करूंगा। ये स्क्रिप्ट के रूल्स हैं। अब वो चैट जीपीटी नहीं करता, या क्लॉड नहीं करता, ये एआई टूल्स नहीं करते, वो मेरा दिमाग करता है। ओके, तो अब आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी है, ठीक है। अब आप वीडियो बनवाते हैं, वीडियो तो बच्चा बना देता है, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने अपनी ऑडियंस को वीडियो में कौन सा म्यूजिक लगाना है, बैकग्राउंड पे कहां पे साउंड लगाना है, कहां पे मैंने क्लिप लगाना है, कहां पे मैंने ऐसी वीडियो लगानी है, तो वो मेरा दिमाग मानता है कि प्रेजेंट कैसे करना है, एंड देन आपने एक ह्यूमन टच देना है उसके अंदर। Exactly. वो इमोशंस वो इन्वॉल्व, ताकि जो वीडियो देखे वो रिलेट कर सकता हो। बिकॉज देखिए जो एआई कंटेंट है, वो चैट जीपीटी का कंटेंट, वो देख के पता चल जाता है। Yes. आई मीन आपने ना बताया, किसी ने स्टेटस अपलोड किया हुआ है, आप देख के बता सकते हैं कि ये चैट जीपीटी से लिखा असल हुआ में है। वो फीलिंग्स नहीं आती ना। हम तो अब वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उसके साथ हमारी फीलिंग्स इसलिए अटैच्ड हैं क्योंकि वो उन्होंने बनाई ऐसी है कि वो, लेकिन जब वो एआई से बनेगी तो कहीं ना कहीं फीलिंग Missing होगी। मिसिंग हो जाती हैं, तो वो आपने ऐड करनी है। ऐड करनी है। अच्छा सैफ, कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको लगता है बहुत बेहतर, क्योंकि क्या कहते हैं पहले आप नीश डिफाइन कर लेना, तो हर कोई बोलता है चाचा जी हेल्थ पे काम करेंगे, हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे। कुछ होते हैं जो कहते हैं सिर्फ हम एजुकेशन पे बात करेंगे, ठीक है, आपने डिफाइन कर ली अपनी नीश, एंड देन आप उससे रिलेटेड कंटेंट ही सिर्फ अपलोड कर रहे होते हैं, और मे बी वो उस टाइम पर रेलिवेंट नहीं है क्योंकि उसमें कुछ ट्रेंडिंग नहीं आया हुआ। सो क्या ये सही अप्रोच होती है कि आप नीश डिफाइन कर लें, या फिर ये सही अप्रोच होती है कि आप जो करंट सिनेरियो हो उस पर आप बात करना शुरू कर दें? अच्छा, दो चीजें बताऊंगा आपको। पहली चीज कि इस वक्त हर नीश चलती है। अच्छा, YouTube ऑटोमेशन ने वो दौर ले आया है कि आपकी हर नीश चलेगी, सिर्फ आपकी वीडियो ऐसी होनी चाहिए कि लोग मैक्सिमम देखें उसे। ओके ओके, बस आपकी स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैं मजबूर हो जाऊं कि वो वीडियो मैं एंड तक, यानी 80% तो एटलीस्ट देखूं। उसकी वीडियो ऐसी होनी चाहिए, आपकी वीडियो 100, क्योंकि YouTube ने ये रूल रख दिया है कि आपने वायरल होना है तो आपकी वीडियो लोग एंड तक देखें। आपकी जैसी वीडियो है वो चलेगी, आपकी इस्लामिक है, आपकी इंग्लिश है, आपकी न्यूज़ है, वो चलेगी। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या स्टार्ट करूं, स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप एक टूल में बता रहा हूं, 1 of 10। 1 of 10, 1 of 10 ये बड़ा ही कमाल का टूल है। इसको आपने खोलना है, उसमें फिल्टर लगाना है, और उसमें आपने देखना है कि पिछले 30 दिन में YouTube में वो कौन से चैनल हैं जिन्होंने 1 मिलियन व्यूज लिए हैं, Okay. ये वायरल हो रहे हैं। ठीक है। वो आपको लिस्ट निकाल देगा, उसमें से 10 चैनल या 50 चैनल की लिस्ट निकाल लें और देखें उसमें के 5 वो कौन से चैनल हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट निकालें, आज चैनल बनाएं और स्टार्ट कर दें, आप भी वायरल हो जाएंगे, ओके। फौरन वायरल हो जाएंगे। फौरन वायरल, क्योंकि वो YouTube उन चैनल्स को उठा रहा है। ओके, वो ट्रेंडिंग में है। और YouTube का, डिस्क्रिप्शन भी उसी के लिए थोड़ी चेंज कर दें। मैं तो कह रहा हूं कि आप हो सके तो उसकी स्क्रिप्ट उठाएं, उसमें 10% चेंज करें, 10% क्लाउड को बोल देंगे इसमें 10% चेंज कर दें, और उस जैसी वीडियो बनाएं, उसी का टाइटल रखें, उस जैसा थंबनेल डालें, आप 100% वायरल हो जाएंगे। थंबनेल भी सेम डालें, उस जैसा बनवा लें, उस जैसा हाँ, thumbnail। आप चैट जीपीटी को वही थंबनेल पेस्ट करेंगे, उसे कहें कि मुझे थंबनेल रिप्लेस कर दो, लेकिन कुछ मिलता कलर जुलता ही हो। कॉम्बिनेशन या मिसाल कुछ 1-2 प्रॉप्स आगे पीछे कर लेता है और वो वही चीज मिलता जुलता बस हो एक मिलता तरह से। जुलता तो होता है। YouTube, तो क्या हम YouTube को कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि ये वही कंटेंट है, इसको भी उठाओ? नहीं, YouTube के एल्गोरिथम में वो चीज चल रही है, एआई सिस्टम है ना। अच्छा। एआई को पता चलता है ये कीवर्ड जो है ये ट्रेंडिंग में है, इसको मैंने उठाना है। Okay. तो उस टाइम जब वो उन ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को उठा रहा होता है, जब आप भी एंट्री मारते हैं तो आपको भी उठा और देता क्या है। ये भी मुमकिन होता है कि ऐसा हो रहा है कि जब आपने वाकई इसी तरह से काम किया कि आपने 1 of 10 देखा, नीश सेलेक्ट की, वीडियो उठाई, कंटेंट उठाया, थोड़ा सा ऑल्टर किया है, बल्कि अच्छा आपने वैल्यू ऐड की, में भी जी जी। पहली वीडियो पे ही आपका वॉच टाइम मुकम्मल हो जाए और आप मोनेटाइज हो जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी होती है और क्या ये हुआ है? मैंने एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले 3 दिन के अंदर चैनल मोनेटाइज किया है, वो भी स्पेनिश न्यूज़ पे। Okay. ये जो अभी ट्रंप ने कहा था कि हम मैक्सिको को भी कुछ जी। वो करेंगे, तब इस हमने न्यूज़ पे काम किया था मैक्सिको में, जो उनकी पीएम है क्लॉडिया, ठीक है। उनको साथ वो करके, तो हमारा 3 दिन के अंदर चैनल मोनेटाइज हो गया। था। ये तो बड़ी मतलब 3 दिन के अंदर चैनल मोनेटाइज, ये बहुत मतलब एक बड़ी बात है। तो जो लोग शुरू करा कर, मैं देख रही थी ड्रामास के आजकल लोग किस तरह से बनाए हुए हैं कि लेट्स सपोज कोई ड्रामा आप देख रहे हैं, उसकी नेक्स्ट एपिसोड अभी नहीं आई हुई है। हाँ, लेट्स सपोज एक ड्रामा है, उसकी एपिसोड 18 है, अब 19 आनी है, 19 का प्रोमो अवेलेबल होगा, मैं देख रही होती हूँ, उसके 2-3 घंटे के बाद एपिसोड 19 उसी तरह का थंबनेल, मतलब बाजू का तो आपसे पहचाना नहीं जा रहा होता जब तक आप जाके लोगो प्रॉपर चेक नहीं करते कि ये उस
चैनल का है या नहीं, फिर आप उसको क्लिक करते, आप देख भी रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है उसके अंदर फुटेज होती है और प्रिडिक्शंस होती हैं कि नाज़रीन अब आपको ये बताते चलें कि अगले एपिसोड में ये होने वाला है, in order all that, और लेकिन लोग आप देखना शुरू कर देते हैं। लोग देख लेते हैं और इंटरेस्ट डेवलप होता है कि उन लोगों को पता है ये सच नहीं है, लेकिन वो उस एनालिसिस को भी सुन रहे होते हैं कि ठीक है ये आगे की प्रिडिक्शन है कि ये होने वाला है। सो मैंने देखा उनके जिस तरह बाकी एपिसोड के जो प्रॉपर एपिसोड है, एक्चुअल एपिसोड जो उसके व्यूज होते हैं उससे मिलते जुलते व्यूज उनके होते हैं, एक्चुअली मिलियंस स्पैमिंग है। में। पहली बात है स्पैमिंग है। ओके आप अगर हम का ड्रामा है या पीटीवी का ड्रामा है, वो उसको स्ट्राइक मार सकते हैं, ओके वो उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे उस बंदे की साइकी चेक करें कि उसको पता है कि वो नेक्स्ट एपिसोड का इतना वेट कर रहा है कि इसको मैंने ऐसी स्टोरी अगली एपिसोड की सुनानी है कि ये मुझे छोड़ ना जाए पाए, यहाँ पे। ये रुक जाए। लेकिन स्पैमिंग किस तरह से, कंटेंट तो उसका अपना है, वो तो नहीं, उसका अपना वो एनालिसिस नाम गलत यूज कर रहा है ना, वो उस टाइटल गलत यूज कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वो जो फुटेज यूज कर रहा है सबीन, वो तो ड्रामे की फुटेज वो ड्रामे लेकिन का वो तो फुटेज है जो कि ऑलरेडी ड्रामे की हर जगह पे अवेलेबल तो है, अलाउड Insta पे नहीं भी है ना use यूज करना। अच्छा वो Copyright अलाउड आएगा नहीं ना। है। आप पहली बात है जो ड्रामा है वो उनका ड्रामा है, सही। उसका आप नाम तक यूज नहीं कर सकते। ओके जब अर्तुगरुल गाजी ड्रामा आया था, आप यकीन जाने पाकिस्तान में ऐसे ऐसे हमारे दोस्त थे जो मंथली $20,000 $30,000 प्लस कमा रहे थे। उन्होंने क्रैक डाउन किया, हालांकि वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपने अल्फाज में उसको बस एक्सप्लेन कर रहे Explain कर रहे थे थे। कि एपिसोड में ये हो गया, ये हो गया। जब उन्होंने क्रैक डाउन किया, सबको रिमूव कर अच्छा दिया। उसमें क्या करें फिर बताएं ना कि देखें लेट्स सपोज, क्योंकि लोग तो इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मैं ये थोड़ा पाकिस्तान के कंटेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि लोग इंटरेस्टेड हैं कि ड्रामे में क्या हो रहा है अगले, क्या थंबनेल चेंज करें, क्या उसके जो ग्राफिक्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, या क्या ये किया काम जाए? करें ही ना, है ही गलत। हाँ पहली बात है कि ये आप ये काम ना करें कि Okay. एपिसोड अगली आने एपिसोड में ये होगा। आप जो ड्रामा एपिसोड गुजर चुकी है उस पर उसको रिव्यू दे edit- सकते हैं ओके कि उसमें इनको ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, और अगर यूं कर लेते जो आप तज्जिया देते हैं अपना वो दे सकते हैं। आप ठीक है। अपना एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, है। लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप झूठ नहीं बोल सकते एक Yes. तरह से कि आप दिखा रहे हैं कि मैं आपको एक्चुअल उस ड्रामे की बात बता रहा हूँ Yes. या मैं एक्चुअल विजुअल दिखा रहा हूँ, ये नहीं कर सकते। सिर्फ क्या 2026 में, जो कि हम इस वक्त बात भी कर रहे हैं, विदाउट टेक्निकल नॉलेज, विदाउट यूट्यूब फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल्स, कोई भी शख्स क्या ये सोच सकता है कि मैं यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर दूँ बाय थिंकिंग कि अच्छा मैं किसी को कह दूंगा कि मुझे एडिट कर दो, पोस्ट कर दो? ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, आसानी है या कि नहीं? थोड़ा सा प्रिंसिपल्स पहले पढ़ने पड़ेंगे यूट्यूब के एंड ऑटोमेशन आपको के। जरूर पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल आप एज ए इन्वेस्टर भी आते हैं ना, मुझे बहुत से लोग कॉल करते हैं कि यार मैं ये हूँ मुझे ना मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ इन्वेस्ट कर लो, आप लॉस करोगे, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि अच्छी स्क्रिप्ट क्या होती है। जब मुझे पता नहीं है अच्छी स्क्रिप्ट, तो मुझे कोई भी स्क्रिप्ट दिखा देगा तो मैं उसको अच्छा समझूंगा। बिल्कुल ठीक है। जब मुझे कोई भी वीडियो बना के दिखाएगा मुझे ये अच्छी है, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है कि अच्छी वीडियो क्या होता होती है, है। तो आप लॉस करेंगे। आपको ये बेसिक प्रिंसिपल जरूर पता होने चाहिए। आपने खुद काम करना है, किसी से करवाना है, टीम से करवाना है, पैसे पे करवाना है, आपको पता खुद जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे में आपने इससे पहले भी कहा ना कि जितनी भी नीश है ज़रा वो सब चल रही है, दैट मीन्स कि तो आपने अपना इंटरेस्ट बस रखना है सामने, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगेन वो दोनों चीज़ें ज़रा होती हैं कि ट्रेंडिंग, जो आपने बड़ा अच्छा कहा था कि अगर आप वेट कर सकते हैं, बिकॉज ज़रा जो आप लॉन्ग टर्म वीडियोस पे जाएंगे उसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, ऐसे में डू यू थिंक कि यूट्यूब अपनी पॉलिसीज़ को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करता है और चेंज कर सकता है, तो ऐसे में 2026 में किसी के लिए खतरा भी हो सकता है, कोई नई पॉलिसी जो स्पेकुलेशंस होती है ना, ये पॉलिसी आ सकती है, वो पॉलिसी आ सकती कि है, जो लोग कर रहे हैं जो काम, आपको लगता है कि इनको इसमें चेंज लाना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है 2026 की पॉलिसीज में वो चैनल बंद हो जाए? बात ऐसी है कि मैं फिर वही बात करूंगा। पहली बात आपने कहा थी, अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था इंटरेस्ट वाला। अब यूट्यूब वो नहीं है कि आपका जो इंटरेस्ट है, अच्छा, अभी इस वक्त जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट होगा। ऑडियंस जो चीज देख रही है मार्केट में, जो चीज मार्केट में चल रही है वही आप बनाएंगे तो चलेगी, क्योंकि इसका ट्रेंड आता है। दूसरी बात, आपने पॉलिसीज की बात की। पॉलिसीज के लिए पहली बात कि आपको बहुत ज्यादा अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, कि YouTube मार्केट में या अपने प्लेटफॉर्म से जो अपडेट्स ला रहा है उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक इस है। वक्त इतनी स्पैमिंग हो चुकी है कि YouTube को समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से ये कंटेंट क्रिएटर्स को खत्म करूं, ओके, कम करूं जो स्पैमिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहले दो ही तरीके थे चैनल को
रोकने के या बंद करने के, एक था कि भाई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाए, आपने किसी की वीडियो यूज की है, या तो वो आपका चैनल इस वजह से रिमूव करता कि आपने स्पैमिंग की हुई है, ठीक है, लेकिन आप अपील करते तो वो वापस आ जाता था। ओके, अब ऐसा नहीं है, अब वो कहता है रिपीटेटिव कंटेंट, इनऑथेंटिक कंटेंट, और उसने 10 किस्म की नई पॉलिसीज ले आया है। ठीक है, तो अगर आप अपडेट रहेंगे तभी सरवाइव कर पाएंगे, अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोग एक आईपी पे 100 चैनल मैनेज कर रहे थे, जैसे मेरा एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट है, इस पर मल्टीपल चैनल मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब यूट्यूब ने ये रूल रख दिया है कि आप अपने सेम नेट पे, इंटरनेट पे, सेम लैपटॉप पे एक चैनल चला सकते हैं। दैट्स इट। यस, अब ये प्रॉब्लम भी है। तो घर में अगर 5 लोगों में 5 के चैनल्स है तो क्या करें, इंटरनेट तो सेम है। यही तो मसला है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे तो मल्टीपल चैनल्स होते हैं, 50-50, 30-30, हम लोग आईपीस खरीदते हैं, यूएस के रेजिडेंशियल आईपीस खरीद लेते हैं, उसके लिए डिफरेंट ब्राउजर लग जाते हैं, उनसे यूज करते हैं। तो यूट्यूब दिन ब दिन नई अपडेट्स ला रहा है, अगर आप एडवांस नहीं हैं, अपडेट नहीं है, तो आप जरूर मार खाएंगे। क्या यूएस की आईपी खरीदना आसान काम है? बहुत आसान काम है, 3 महीने की आईपी आपको 4 से 5 हज़ार रुपए मिल जाती है। तो ये तो बड़ा इजी है। बहुत ईजी है। 3 महीने के लिए फिर बार बार देने पड़ेंगे? हाँ, रिन्यू तो करनी 4-5 पड़ेगी। हज़ार रुपए 3 महीने बाद तो आप लगा सकते हैं 3 ना, अगर महीने आपको में ये आप उससे return डबल कमा भी अच्छा लेंगे ना। अच्छा, ठीक है। नहीं, डबल कम बता रहे हैं आप, 5-10 है मतलब 20,000 रुपए। नहीं नहीं, वो कह रहा है, बहुत वो डबल। ये कह रहा है कि 3 से 5 हज़ार रुपए आप लगाएंगे और 3 से 5 हज़ार डॉलर आप यस कमाएंगे। यस That's the point। तो सेम हो गया ना। तो चलें जी, ये मोटिवेट कर रहे हैं हम अपने आप को भी और आप लोगों को भी, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि इस दौर में अपने कंफर्ट जोन से निकला जाए और काम Extra करें। आप लोगों ने काम करना ही करना है, हम सब ने मिलके। Absolutely। क्योंकि एक, मैं हमेशा कहती हूँ कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपकी होनी चाहिए, एंड देन आपका इंटरेस्ट भी होता है, फिर आप रेलिवेंट रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ग्रोथ होती है और आप रेलिवेंट रह रहे होते हैं आज के दौर के हिसाब से। सैफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है, वी रियली विश कि आप लोगों को इसी तरह से एम्पावर करते रहें। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, आपसे लेंगे इजाज़त, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये करें, ये जो हम अक्सर देख रहे हैं ना आजकल के, पूरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, यू नो, इवन अफ्तारी के बाद, तो उस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें, अर्न डॉलर्स। ये आपके लिए भी, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।